नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न जो है ये पीवाईक्यू है, पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा क्लास, आसान प्रश्न है लेकिन आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पंचायत की जब हम बात करेंगे तो पंचायत भाग 9 में दिया गया है। पंचायत के बारे में बताइए पार्ट 9 में, जो कि बिल्कुल सही है। म्युनिसिपैलिटी की बात करेंगे तो इसके बारे में पार्ट 9A में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात पार्ट 9B में की गई है, सही है। लेकिन ट्रिब्यूनल्स यहाँ पर दिया गया है, ट्रिब्यूनल्स के बारे में पार्ट 10 में दिया गया है, नहीं। ट्रिब्यूनल्स के बारे में पार्ट 14A में दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है क्लास। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा समय दीजिएगा और एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलिएगा। अगर आपको नोट करने की जरूरत है तो पॉइंट्स को नोट भी करिए क्लास। यहाँ पर जब हम पंचायत की बात करते हैं तो पंचायत को पार्ट 9 में बताया गया है, लेकिन इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। इसी तरीके से म्युनिसिपैलिटी की बात करेंगे तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, ठीक है। जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करेंगे तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। और यहाँ पर जब हम ट्रिब्यूनल की बात करेंगे तो ये आपका जोड़ा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। एक चीज आपने नोटिस की इस प्रश्न में कि इस प्रश्न में जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं ये सारे पार्ट्स हमारे मूल संविधान में नहीं थे। जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें इनमें से कोई भी पार्ट मौजूद नहीं थे। संविधान संशोधन करके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इन भाग को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो हो सकता है परीक्षा में अगली बार प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया जाए कि किन किन संविधान संशोधन करके, कौन कौन से संविधान संशोधन द्वारा किन किन पार्ट्स को जोड़ा गया है। तो आप इस तरीके से भी अपने प्रश्न को तैयार रखिएगा, ठीक है, उत्तर को तैयार रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब क्लास हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं ट्रिब्यूनल्स की। ट्रिब्यूनल से रिलेटेड एक और प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है, वो ये है कि कौन से अनुच्छेद में ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है। तो सबसे पहली चीज जब हम बात कर रहे हैं अधिकरण की, जब हम बात कर रहे हैं ट्रिब्यूनल की, तो आप याद रखेंगे कि इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे, तो याद रखिएगा स्वर्ण सिंह कमिटी की रिकमेंडेशन पे। अच्छा, स्वर्ण सिंह का नाम आते ही किस चीज का और याद आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज का। अभी हम उसकी बात भी करेंगे, लेकिन अभी हम ट्रिब्यूनल्स की बात कर रहे हैं, अधिकरण की बात करें तो ध्यान दीजिएगा। अब पूछा जा सकता है किन किन अनुच्छेद में बात की गई है, तो आप याद रखेंगे 323A और 323B के बारे में याद रखिएगा क्लास। 323A में हम प्रशासनिक अधिकरण की बात करते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करते हैं आर्टिकल 323A में। 323B में हम अदर ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर देखना है तो देखिए अनुच्छेद 323A हम प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित प्रावधान की बात करते हैं और 323B में हम अन्य मामलों के लिए अधिकरणों से संबंधित चीजों को देखते हैं। अब जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, तो मतलब प्रशासनिक ट्रिब्यूनल जो है वो प्रशासनिक सर्विस से रिलेटेड सारे चीजों पर ध्यान देगा, जैसे रिक्रूटमेंट, सर्विस, कोई भी डिस्प्यूट है इन सब चीजों से रिलेटेड, तो वो कहाँ रिजॉल्व किए जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। ये याद रखिएगा, जो कि 323A में है, नोट कर लो, परीक्षा में पूछा जाता है। 323B में अदर ट्रिब्यूनल्स गठित हो सकते हैं, जैसे टैक्सेशन, फूड, इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, रेंट एक्सेट्रा। अदर ट्रिब्यूनल्स यहाँ पर याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर परीक्षा में प्रश्न को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बनाने का प्रयास करेगा तब ये देगा कि जब भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करते हैं 323 आर्टिकल
की बात करते हैं, ए ठीक है, 323A की जब भी हम बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, प्रशासनिक अधिकरण जो है उसका गठन खाली संसद कर सकता है। इट कैन ओनली बी एस्टैब्लिश बाय पार्लियामेंट, ठीक है। लेकिन जब हम आर्टिकल 323B की बात करते हैं जिसमें अदर ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है, उसका गठन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी कर सकता है। अगर पेपर में प्रश्न को बहुत डिफिकल्ट बनाना होगा तब ये देगा, ये याद रखिएगा। 323A जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, इसका गठन खाली संसद कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है। लेकिन 323B में जो अदर ट्रिब्यूनल्स हैं, इसका गठन पार्लियामेंट भी कर सकता है प्लस स्टेट लेजिस्लेचर भी कर सकता है। कोई दिक्कत बताइए? ये तो बहुत आसान सी चीजें मैं आपको बता रही हूं ना, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर 323A में ओनली वन ट्रिब्यूनल होगा, सेंटर के लिए एक और ईच स्टेट के लिए एक। लेकिन आपको पता है 323 में अदर ट्रिब्यूनल्स है, तो कितने भी ट्रिब्यूनल्स का गठन हो सकता है। क्लियर? चल, अब कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज करेंगे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड ध्यान पूर्वक सुनिए जो बात मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि एक एक पॉइंट से आपके परीक्षा में प्रश्न बना है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज याद रखिए, परीक्षा में अगर आपसे प्रश्न बने कि क्या प्रस्तावना में आज तक कोई भी संविधान संशोधन हुआ है कि नहीं, तो आप क्या उत्तर देंगे? प्रियम्बल में क्या किसी भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है? तो आप बोलेंगे हाँ हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा संविधान संशोधन हुआ है प्रियम्बल में, किस तरीके का संविधान संशोधन किया गया? तो आप बताएंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्रियम्बल में कुछ शब्दों को जोड़ा गया, जिसमें कौन कौन से शब्द थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, तीन शब्द। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता और अखंडता, इन तीन शब्दों को प्रियम्बल में जोड़ा गया, ठीक है। किसके तहत? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। क्लियर? क्लियर? चल, अब फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करो। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हमारे मूल संविधान में उपस्थित थे? जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, क्या उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज थे, मौलिक कर्तव्य थे? नहीं थे, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे, याद रखिएगा। जब जोड़ा गया था तो कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थे? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। लेकिन आज अगर हम प्रेजेंट में देखेंगे कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो आप क्या बताएंगे? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो मतलब एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन द्वारा? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड थी, जिसमें क्या बोला गया? 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब गार्जियन पेरेंट्स की होगी। 6 to 14 की बात यहां पर की गई थी, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई यहां पर आपको। अब ये चीज क्लियर हो गई, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। अब देखो डीपीएसपी से रिलेटेड एक चीज देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड एक प्रश्न देखो। कौन कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया? तो यहां पर आप क्या बताएंगे? 39A, 43A और 48A। 39, 43, 48, A, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहां पर सबसे पहले जो 39A है वो आपका फ्री लीगल एड से रिलेटेड है। गरीबों को मुफ्त कानून सहायता मिले, फ्री लीगल एड की बात यहां की गई है। 43A में मजदूरों को फैक्ट्री उद्योगों के प्रबंधन में भाग लेने के अधिकार की बात की गई है। और 48A में पर्यावरण और वन जीव की रक्षा की बात की गई है, जो कि महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स अगर आपको एक बार
नोट डाउन करने हैं तो आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए क्लास, फिर मैं आगे आपको पॉइंट्स बताती हूं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप में से कुछ स्टूडेंट कहते हैं मैम थोड़ा ज्यादा समय दिया करिए, ठीक है। अब यहां पर एक और प्रश्न जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत पूछा जा सकता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कौन कौन से सब्जेक्ट्स को, किन किन विषय को राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो आप बताएंगे शिक्षा, वन जीव संरक्षण, वन जनसंख्या नियंत्रण और न्याय प्रशासन। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनको कि राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पर लिस्ट की बात कि स्टेट लिस्ट होगी, कॉन्करेंट लिस्ट होगी और यूनियन लिस्ट होगी, इसकी बात किस शेड्यूल में किया गया है? 7 शेड्यूल में किया गया है ना, 7 शेड्यूल में किया गया है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने नोट कर लिया होगा। अब यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी जल्दी हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लास कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि वीडियो स्लो हो रहा है, वीडियो को फॉरवर्ड कर लीजिए, वीडियो तेज हो रहा है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपने हिसाब से स्पीड को मेंटेन कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, वह शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ शब्द दिए गए होंगे तो उसमें संघ की बात नहीं की गई है, आपको पता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में हमने कहीं पर भी शब्द फेडरल का यूज नहीं किया है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो किस तरीके के न्याय की बात की गई है बताइए, कितने तरीके के न्याय की बात की गई है? तो ध्यान दीजिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, ठीक है। क्लियर है। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ये किस केस में बोला गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में बोला गया। ये भी आपको पता है, जब हम केशवानंद केस की बात करते हैं तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कि हमारा जो मूल संरचना है, जो संविधान की मूल संरचना है, उससे में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बेसिक डॉक्ट्राइन जिसे हम कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। वह उद्देश्य जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। तो हमने आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की है, ठीक है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन शब्द। ये यूनियन शब्द हमने कहां से लिया है, कि किस संविधान से ग्रहण किया है, किस देश के संविधान से? तो आप बताएंगे कनाडा से, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। यूनियन शब्द देश के संविधान में ग्रहण किया गया है तो वो कनाडा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है आर्थिक स्वतंत्रता का। ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। अच्छा, मैं थोड़ा इधर हो जाऊं ताकि आपको ये भी दिखे कि किन किन एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए, उच्च न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है, ठीक है। यहां पर आपको केस जो दिया गया था मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है कहां से? यूएसए से, ये याद रखिएगा। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। हम सेक्युलर शब्द की अभी हमने बात किया। धर्मनिरपेक्ष, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करें। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। मैंने आपको बताया है कि जब हम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में, जो वेस्टर्न कंट्रीज में सेक्युलरिज्म है, उसमें एक तरीके से रिलीजन और स्टेट के बीच में डाइवोर्स है। मतलब रिलीजन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा स्टेट के मैटर में। लेकिन हमारे यहाँ क्या बोला गया है कि हम सभी धर्मों को समान नजरों से देखेंगे ना, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। यहाँ पर एक तरीके का डाइवोर्स नहीं किया गया, सेपरेट नहीं कर दिया गया दोनों को, दोनों एक साथ है, लेकिन किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा, ये बोला गया है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है संविधान की प्रस्तावना। तो यहाँ पे प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिए। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सारे प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं।
तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए अब देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने आपसे पहले भी बोला है कि केसेस से रिलेटेड प्रश्न हमेशा तैयार रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिया जाए, सुमेलित करने को पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर ऐसे दिया गया था कि गोलकनाथवाद केस कब आया था, 1967 में। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ है, 1971 में, ठीक है। फिर जब हम बात करते हैं केशवानंद भारती केस की, तो ये 1973 में, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। तो इसको सुमेलित करना था। इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। Which one of the following coal-based power plant is situated in उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में कौन सा बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, बताइए। डालीपाली, दादरी, सिंगरौली, विंध्याचल। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है 2 और 3। 2 और 3 आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए क्लास, जब हम दादरी और सिंगरौली की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। जब डालीपाली की बात की जाएगी तो ये कहां पर है, उड़ीसा में है। और विंध्याचल कहां पर है, ये आपका मध्य प्रदेश में है। क्लियर? ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर का ही एक प्रश्न था। अब यहां पर ध्यान से इसको भी नोट कर लीजिए। सिंगरौली पावर प्लांट की जब हम बात करेंगे तो ये सोनभद्र में है, जो कि अभी पूछा गया। फिर रिहांद की अगर हम बात करेंगे तो ये सोनभद्र, ठीक है। दादरी की बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर। ऊंचाहार की बात करेंगे रायबरेली। तांडा तो तांडा में है। मिर्जा प्रयागराज में है। खुर्जा खुर्जा में है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा क्लास, यहाँ पे सिंगरौली वाला, ये रौली सिंगरौली की जब हम बात करते हैं, जब कोल फील्ड की बात होगी, कोल फील्ड की, ये याद रखिएगा, कोयला खादान की, तो वो एमपी में है आपका, ठीक है। यहां पर हम पावर प्लांट की बात कर रहे थे तो वो सोनभद्र में है। क्लियर? चलो अब देखो, कोयला खदान आ गया, कोल फील्ड आ गई। थोड़ा आप लोग देख सकते हैं इसको। झिलमिली, करणपुरा, रामपुर, सुहागपुर। सुहागपुर कहां पर है? कोल फील्ड मध्य प्रदेश में है। तो डी का सेकंड एक ही जगह दिया गया तो सीधे उत्तर मिल गया, लेकिन बहुत कम ऐसा परीक्षा में होता है। करणपुरा की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर है? झारखंड में है। बी का फोर्थ, ठीक है। झिलमिली की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है। और रामपुर हिमगिर की बात करेंगे तो ये उड़ीसा में है। तो डी आपका सही उत्तर है। कोल फील्ड से रिलेटेड परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स को देखते हैं। ये उड़ीसा दिख रहा है आपको, यहां पर याद रखिएगा रामपुर हिमगिर कोलफील्ड कहां पर है, लिख लो, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। रामपुर हिमगिर कोलफील्ड कहां पर है? उड़ीसा में है, लिख लो। तालचेर कोलफील्ड कहां पर है? उड़ीसा में है, लिख लो, पूछा गया है परीक्षा में क्लास। इसी तरीके से एब रिवर कोलफील्ड जो कि सुंदरगढ़, ध्यान दीजिएगा कहां पर है, बताइए, उड़ीसा में है। संबलपुर उड़ीसा में है, ठीक है। फिर यहां पर अगर आप देखेंगे, इधर देखिए, तालचेर वाला रीजन हो गया। कोरापुट याद रखिएगा, ये आपको याद होना ही चाहिए। हो सकता है आरओ में पूछ ले, नहीं तो पीसीएस में पूछ लेगा, यहां से प्रश्न बनते हैं। तो याद रखिएगा रामपुर हिमगिर कोलफील्ड कहां पर है? उड़ीसा में है। तालचेर कहां पर है? उड़ीसा में है, ठीक है, यहां पर। और ये रीजंस भी याद रखिएगा, संबलपुर, सुंदरगढ़, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, यहां पर ये एमपी वाला है। थोड़ा सा गले में आज खिचखिच की वजह से बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन तब भी मैं धीमे धीमे आपको समझा दूंगी। अब यहां पर
ध्यान दीजिएगा क्लास, जब भी मध्य प्रदेश की बात आएगी तो मध्य प्रदेश में हर चीज रोली है, मतलब रोली जो आप लगाते हैं, सुहाग, सुहागपुर हो गया, ठीक है। तो देखिए यहां पर याद करने का तरीका, सुहागपुर, सुहागपुर, रोली, ठीक है। सिंगरौली, सिंगरौली याद रहेगा मध्य प्रदेश, सुहागपुर मध्य प्रदेश, उमरिया ये भी कहां पर, मध्य प्रदेश में। तो देखिए उमर, सुहाग, रोली सब क्या लग रहा है, सब मध्य प्रदेश में है। कभी भूलेगा, मध्य प्रदेश की जैसी बात आई, रोली, सुहाग, उमर सब मध्य प्रदेश में है, ठीक है। फिर पेंच, कान्हा तावा ये सब भी मध्य प्रदेश में हो गया कोलफील्ड के लिए। आगे बढ़ते हैं, झारखंड। झारखंड में मैंने आपको बताया था कि झारखंड से एम एस धोनी है, एम एस धोनी की के एक दोस्त है जिनका नाम करण है, तो आपको करणपुरा हमेशा याद रहेगा, कहां पर है, झारखंड में है। करणपुरा की करण की जो है, जो करण है उसकी शादी किससे हुई है, रानी से हुई है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इधर आपको वेस्ट बंगाल और झारखंड वाला रीजन मिल जाएगा, ठीक है, ये बॉर्डर पे, ये देखिए ये झरिया के इधर, ठीक है। फिर आपको याद रखना है देवगढ़, जयंती, गिरिडीह, बोकारो आप सभी को पता है, झरिया आप सभी को पता है, ठीक है। ये डाल्टनगंज भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है ये सब। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया और ट्रिक के साथ डिस्कस किया है, तो आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न बनता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, करणपुरा याद रखिएगा, गिरिडीह याद रखिएगा, बोकारो याद रखिएगा, ठीक है। इधर झरिया आप सभी को पता ही है, डाल्टनगंज आपके परीक्षा में पूछा गया है, देवगढ़, ब्राह्मणी ये सब याद रखिएगा, ठीक है। इधर तो आपका वेस्ट बंगाल वाला रीजन स्टार्ट हो जाएगा रानीगंज से सॉरी। अब इधर देखिए एक और प्रश्न, कोलफील्ड और इंडियन स्टेट के बारे में बोला गया है। एक तरफ रंजीत वैली, तंदूर, वरोरा और लालमटिया। वरोरा कोलफील्ड जो है वो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र दिया गया है, सी का फोर्थ, सी का फोर्थ फिर एक ही जगह दिया गया है, चलिए सी आपका सही उत्तर है, हम देख लेते हैं इसको। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब रंजीत वैली की हम बात करेंगे तो वो कहां पर है, सिक्किम में है, याद रखिएगा, ठीक है। तंदूर की हम बात करेंगे कोलफील्ड की तो वो कहां पर है, तेलंगाना में है। वरोरा महाराष्ट्र में है और ललमटिया जो है वो झारखंड में है। इसीलिए मैं आपको एक बात कह रही हूं कि कुछ कोलफील्ड भी अगर आपको एग्जाम के लिए याद है, जो पास्ट ईयर में पूछी गई है, बस उनको याद कर लो। तो अगर ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में दिया गया सुमेलित करने को, और उसमें से अगर आपको एक दो ऑप्शन भी पता है तो आप आसानी से उत्तर को निकाल सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के होते हैं, ट्राइब्स वाले, वाटरफॉल वाले, रिवर वाले, ठीक है, फिर उसके बाद ये कोलफील्ड वाले, पावर प्लांट वाले, तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए, पास्ट ईयर के क्वेश्चन को याद कर लो। फिर आने वाले समय में मैथ्स तो कर ही लोगे, एक दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाता है। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखो, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की प्रमुख ठंडी महासागरीय धाराएं नहीं है। पैसिफिक ओशन की कौन सी मेजर आपकी कोल्ड करंट नहीं है, हम्बोल्ट, ओकोस्टक, कैलिफोर्निया या फिर कैनारी, बताइए, सोच लीजिए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो यहां पे कैनारी जो है वो पैसिफिक ओशन की धारा नहीं है, ठंडी धारा। मैप में देखो, ध्यान से देखिएगा, यहां पैसिफिक ओशन, यहां पैसिफिक ओशन ना, और अगर आप इधर देखेंगे तो ये अटलांटिक ओशन, और यहां पे कैनरी है, तो ये अटलांटिक ओशन की ठंडी जलधारा है, ना कि पैसिफिक ओशन की। पैसिफिक ओशन में इधर आपको हम्बोल्ट दिखेगा, जिसको कि हम पेरुवियन कोल्ड करंट भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। इधर इक्वेटोरियल करंट दिख रहा है, इधर कैलिफोर्निया करंट दिख रहा है। पैसिफिक ओशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत?
आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया है। एक तरफ आपको स्टेट दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको डायनेस्टी दी गई है। गोलकोंडा कुतुब शाही डायनेस्टी सही है। अहमदनगर में निजाम शाही डायनेस्टी सही है। बीजापुर में इमाद शाही नहीं है, बीदर है, तो ये गलत है। कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है, तो आपका थर्ड जो है वो नॉट करेक्टली मैच्ड है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्लास। खानदेश बुरहानपुर फारूकी वंश था। बरार इमाद शाही वंश, बीजापुर आदिल शाही, अहमदनगर निजाम शाही, गोलकोंडा कुतुब शाही और बीदर में बरीद शाही। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर है। यहां पर देखिए क्लास, एक चीज, एक मिनट, यहां पर मैंने एक चीज गलत बोल दिया, इसको सही कर लीजिए। जब हम बीजापुर की बात कर रहे हैं तो बीजापुर में आपका है आदिल शाही। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आदिल शाही है, इसको सही कर लीजिए, आदिल शाही है। बरीद शाही कहां पर है, बीदर में है, ये याद रखिएगा। इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिए क्लास, जब हम बीदर की बात कर रहे हैं तो वहां पर बरीद शाही है। ठीक है, जब हम बीजापुर की बात कर रहे हैं तो वहां पर आदिल शाही है। ये चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले गलत बोली है, इसको आप लोग करेक्ट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरदौली सत्याग्रह के बारे में दिया गया है। इस सत्याग्रह के समय भारत का वॉइसरॉय लॉर्ड रीडिंग था। इस सत्याग्रह में महिलाओं ने भाग नहीं लिया था। बरदौली सत्याग्रह की यहां पर बात की गई है, तो ध्यान दीजिएगा। बरदौली सत्याग्रह के समय जो वॉइसरॉय था वो लॉर्ड रीडिंग नहीं था, वो लॉर्ड इरविन था। ठीक है, लॉर्ड इरविन था। और महिलाओं ने इस सत्याग्रह में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ये भी गलत है। कौन सा कथन सत्य है, तो ना ही एक सही है ना ही दो। यहां पर आपको पता ही है कि जब हम बरदौली सत्याग्रह की बात करते हैं तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हैं। ठीक है, बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। कहां पर हुआ था, बरदौली में हुआ था। बरदौली कहां पर है, गुजरात में है। ठीक है, उस समय वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड इरविन था। क्लियर है, क्लियर है ये चीज। और इसमें महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे मीठू बहन, मणि बहन, शारदा बहन एक्सेट्रा। इस प्रश्न को देखिए, आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करिए। अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको। यंग बंगाल आंदोलन, होम रूल मूवमेंट, कामागाटा मारू प्रकरण, दिल्ली बम कांड। तो बताइए, सबसे पहले तो यंग बंगाल मूवमेंट हुआ है, फिर उसके बाद होम रूल मूवमेंट की बात करेंगे तो 1916 का समय हो गया ये। ठीक है, 16-17 का समय हो गया ना, लखनऊ पैक्ट के बाद। फिर कामागाटा मारू प्रकरण की बात करेंगे तो ये आपका कौन सा समय हो गया, 1914 का समय हो गया उस समय का। दिल्ली बम केस 1911 का समय, तो यहां पर एक हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दिल्ली बम केस होगा, फिर 3 होगा, 1, 4, 3 और फिर 2 होगा। 1, 4, 3, 2, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया गया। देखिए यहां पर देख लीजिए क्लास, जब हम बात करते हैं यंग बंगाल मूवमेंट की तो 1828 क्लियर है। जब हम बात करते हैं आपका यहाँ पर दिल्ली बम केस की तो 1912, आपको पता है ना 1911-12 में जब कैपिटल को दिल्ली से, कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया। ठीक है, कोलकाता कौन सा समय था, दिल्ली दरबार वाला समय था ना, दिल्ली दरबार जिसे हम कहते हैं। उसमें क्या क्या हुआ, उसमें कैपिटल को ट्रांसफर किया गया था कोलकाता से दिल्ली। ठीक है, जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 वाला, उसको रद्द किया गया। और इसी समय रास बिहारी बोस ने बम भी फेंका था। ठीक है, तो ये आपका 1912 वाला समय हो गया। 1828 वाला ये समय हो गया। 1916-17 में आपका होम रूल लीग वाला, 1916 में होम रूल लीग का गठन हुआ। ठीक है, कामागाटा मारू 1914, सही तो है। यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं दिया गया है कोई भी, तो आपका 1 हो जाएगा। फिर दिल्ली बम केस 4 हो जाएगा 1912, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ये गलत है।
ऑप्शन 1 4 3 2 होगा। ठीक है, क्लियर क्लास, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं। जैव विविधता के मापन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयुक्त नहीं है? तो मेजरमेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी की बात की गई है। तो मेजरमेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी में कौन कौन से टेक्निक्स का, डायवर्सिटी का, टाइप ऑफ डायवर्सिटी का हम यूज करते हैं? अल्फा का प्रयोग किया जाता है, गामा का किया जाता है, बीटा का किया जाता है, डेल्टा का नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, डेल्टा डायवर्सिटी कुछ नहीं होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास कि अल्फा, बीटा और गामा डायवर्सिटी की हम बात करते हैं। अल्फा डायवर्सिटी में क्या होता है, जब हम किसी एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम को लेते हैं, किसी भी एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम को ले लीजिए और उसमें किस तरीके की जैव विविधता है, डायवर्सिटी है, हम जब उसको स्टडी करते हैं तो वो अल्फा डायवर्सिटी कहलाती है। मतलब जैसे यहाँ पर आप एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ले रहे हैं, एक फॉरेस्ट ले रहे हैं और आप स्टडी कर रहे हैं कि इस फॉरेस्ट में किस तरीके के वृक्ष पाए जा रहे हैं, जीव जंतु पाए जा रहे हैं। तो आप एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर किस तरीके की जैव विविधता है, ये हम अल्फा डायवर्सिटी में देखेंगे। जब हम दो अलग अलग इकोसिस्टम को कंपेयर करेंगे, E1 और E2 को एक साथ, तो वो आपका बीटा डायवर्सिटी कहलाएगी। जब हमने एक ही इकोसिस्टम को स्टडी किया, वहां पे किस तरीके की जैव विविधता है, तो उसे हमने अल्फा डायवर्सिटी कहा। ठीक है, जब हमने दो अलग अलग इकोसिस्टम को स्टडी किया, कंपेयर किया, तो वो आपका बीटा डायवर्सिटी कहलाएगा। ठीक है, और जब हम कई इकोसिस्टम को एक साथ रखकर जैव विविधता को कंपेयर करते हैं तो उसे हम गामा बायोडायवर्सिटी कहते हैं। तो बस आप ऐसे समझिए, जब हमारा स्टडी का जो दायरा है वो छोटा है तो उसे अल्फा कहते हैं, जब दायरा थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसे बीटा डायवर्सिटी कहेंगे। और जब हमने कई इकोसिस्टम को, डिफरेंट इकोसिस्टम को एक साथ रख के स्टडी करना शुरू कर दिया कि किस तरीके की जैव विविधता वहां पाई जाती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? गामा बायोडायवर्सिटी कहते हैं। क्लियर है? तो अल्फा, बीटा, गामा बायोडायवर्सिटी आपको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, कथन और कारण दिया गया है। कथन क्या है? विजयनगर साम्राज्य में कुल 3 वंशों ने शासन किया था। ठीक है, कारण क्या दिया गया है? विजयनगर साम्राज्य का बहमनी साम्राज्य से निरंतर संघर्ष चलता रहता था। तो क्लास यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हम विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहे हैं तो क्या विजयनगर साम्राज्य में खाली 3 वंश थे? नहीं, ये आपका गलत है। यहां पर ध्यान दीजिए, विजयनगर साम्राज्य की जब हम बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य में आपके चार वंश थे। 4 वंश थे। वो कौन कौन थे? संगम, ठीक है, सालुव, तुलुव और अराविडु वंश। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले कभी आपसे। तो संगम, सालुव, तुलुव और अराविडु वंश थे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का कंटिन्यू स्ट्रगल चल रहा था बहमनी एम्पायर से, ये आपका बिल्कुल सही है। तो यहां पर उत्तर तो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम यहां पर रिवाइज करेंगे जो कि आपके लिटरेचर से है, स्क्रिप्ट से रिलेटेड है। तो क्विक रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, चरक संहिता का संबंध किससे है? सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, चिकित्सा से। ठीक है, संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है तमिल साहित्य। संगम जो काल है वो किस चीज के लिए फेमस है, किस लिए याद किया जाता है? क्योंकि यहां पर तमिल साहित्य का उदय हुआ था उस समय। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस पर लिखी गई है? गणित पर। चरक संहिता किससे रिलेटेड है? चिकित्सा से। ठीक है, अगर पूछा जाएगा लीलावती किससे संबंधित है तो आप बताएंगे गणित से। मल्लिकाग्निमित्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास द्वारा। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास द्वारा। कादम्बरी किसने लिखी है? बाण ने। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सब परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मुद्रा राक्षस की बात करेंगे तो ये संस्कृत में लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है पूछा जाएगा तो विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्लास। अब देखिए, मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह पूछा जाता है ना कि इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। ठीक है, वह कहां से बिलोंग करता था? मेगास्थनीज ग्रीस से बिलोंग करता था। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई
कितने दिन तक चली थी? 18 दिन तक चली थी। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, भले ही वन लाइनर प्रश्न है। जल्दी जल्दी रिवाइज करते हुए चलिए। फिर देखिए, गुणांक की वृत्तकथा पैसाची भाषा में लिखी गई है, याद रखिएगा। डैश द्वारा रचित नागानंद, किसने नागानंद लिखी है क्लास? जो कि एक संस्कृत नाट्य है, हर्षवर्धन ने लिखी है। ठीक है। कालिदास की विक्रमोर्वशीयम नाटक में कौन कौन वर्णित है? तो पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम गाथा है ये। इंडिका मैंने आपको बताया मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई है। भारतीय महाकाव्य महाभारत के 18वें पर्वों में से 6वां पर्व भीष्म पर्व है। भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य महाभारत में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में किया गया है। राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाट्य रत्नावली किसके द्वारा लिखी गई है? हर्ष द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा। कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को डैश भाषा में लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखा है। प्राचीन महाकाव्य महाभारत को अब तक ज्ञात सबसे लंबा महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। आपको वीडियो को पॉज करना है तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। मुद्राक्ष नाटक किसके द्वारा लिखी गई है? अभी मैंने आपको बताया विशाखा दत्त द्वारा। महाभारत का नाम संस्कृत महाकाव्य के लेखक महर्षि वेदव्यास है। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने संस्कृत भाषा में लिखी है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। श्रुत संहिता किससे रिलेटेड है? चिकित्सा एवं सल चिकित्सा से। स्वप्नवास दत्तम किसके द्वारा लिखी गई है? भास द्वारा। महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता है। दश कुमार चरित दंडी द्वारा। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव द्वारा। किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? अलबर्नी द्वारा। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। शिल्पाधिकरम और मणिक मेखले किस भाषा में लिखी गई है? तमिल भाषा में लिखी गई है। मैंने आपको बताया ना, जो संगम समय था वो तमिल लिटरेचर के लिए एक बहुत ही राइस वाला समय था ना। पांचवा वेद भी कहा जाता है किसे? महाभारत को। रघुवंशम संकलित किया कालिदास ने। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। बृहद संगीता सांख्य सिद्धांत पच सिद्धांतिका वारामिहिर द्वारा लिखी गई है। तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तिरुवल्लुवर है। चरक संहिता आयुर्वेद से रिलेटेड है। सुश्रुत को भारतीय सल चिकित्सा के जनक कहा जाता है। राजतरंगिणी द्वारा कश्मीर राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है। प्राचीन भारत में कल्हण द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई है। प्राचीन भारत कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति संस्कृत में लिखी गई है। डैश एक भारतीय गणितज्ञ थे, भास्कर। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, यहां पर क्या दिया गया है। मानव गरीबी सूचकांक के संदर्भ में कथन चुने। यह सूचकांक दो कारकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसमें विकसित एक विकासशील देश के लिए अलग अलग सूचकांक तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले बताइए, जब हम बात करते हैं ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, तो क्या इसे डिसाइड किया जाता ऑन द बेसिस ऑफ 2 फैक्टर्स? नहीं, ये आपका गलत है। डिफरेंट इंडेक्सेस आर प्रिपेयर्ड फॉर द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ये आपका सही है। बी आपका सही उत्तर होगा। यहां पर देख लीजिए 4 फैक्टर्स आपके होते, 4 कारक होते हैं। जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, आय और सामाजिक बचत। ये ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न।
यहाँ पर अगर हम देखें विकासशील और विकसित देशों के लिए अलग अलग सूचकांक निकाला जाता है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर देख लीजिए HPI-1 की जब हम बात करते हैं तो ये विकसित देशों के लिए मानक निकाला जाता है, और HPI-2 की हम बात करते हैं तो ये आपकी विकासशील देशों के लिए। यहाँ पे विकासशील देशों के लिए HPI-1 और विकसित देशों के लिए HPI-2, ये ध्यान रखिएगा। गुप्त काल में स्त्रियों की दशा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहां पर बताइए, उनका उपनयन होता था, समाज में वैश्याओं के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है, स्वयंवर की प्रथा का भी प्रचलन था, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? बोला गया है गुप्ता पीरियड से रिलेटेड कौन सा सही नहीं है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये आपका सही है। स्वयंवर की प्रथा का प्रचलन था, ये भी सही है। समाज में वैश्याओं के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है, ये सही है। उनका उपनयन होता था, ये नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है बोला गया है, तो ए आपका सत्य नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्लास यहाँ पर एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। उनका उपनयन क्यों नहीं होता था? इसलिए क्योंकि 12 से 13 वर्ष की अवस्थाओं में ही उनका विवाह कर दिया जाता था। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके पेपर में पूछा जाता है, सती प्रथा का प्रमाण हमको किस इंस्क्रिप्शन से मिलता है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा का एविडेंस मिलता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, गोपाल राज की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी सती हो गई थी, ये उसमें लिखा गया है। नाबार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट 1992 में हुआ था, जो कि गलत है। नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट 1982 में हुआ था। इट डज नॉट डायरेक्टली एलोकेट क्रेडिट, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओनली 2 इज करेक्ट। ठीक है, पहला आपका गलत है। 1982 में नाबार्ड का गठन हुआ था। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है? तो बताइए, यहाँ पे विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रश्न को देखिए, कानपुर में विद्रोही नेता नाना साहेब थे, बिल्कुल सही है। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, सही है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, सही है। कानपुर के विद्रोह को किसने कुचला था? कैंपबेल ने कुचला था, सही है। ठीक है, लखनऊ में कैंपबेल ने कुचला था, सही है। जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के झांसी विद्रोह को कुचला था, सही है। यहां पर डी आपका सही है। तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही दिए गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास, क्योंकि यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। दिल्ली की अगर हम बात करेंगे, दिल्ली में विद्रोही नेता कौन थे? बहादुर शाह थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद में लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर। एक बार तो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए कि कहां पर विद्रोह पहले हुआ था, कहां पर विद्रोह बाद में हुआ था। हो सकता है आने वाले समय में आपसे पूछ ले कि विद्रोह को कुचलने वाले कौन कौन थे ना, तो इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, हर तरीके से इस प्रश्न के लिए तैयार रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की कुल कितनी अवस्थाएं हैं? 3, 7, 5 या फिर 6? तो स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ट्रांजिशन थियरी कितनी है? 5। डी सी आपका सही उत्तर है, 5। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत ट्रांजिशन थ्योरी की हम बात करते हैं तो इसको किसने दिया है? थॉमसन और नोटेस्टीन ने, ठीक है, दिया है। जब इन्होंने दिया था तो 4 अवस्थाओं की बात इन्होंने की थी। बाद में एक स्टेज और जोड़ा गया है, वो किसके द्वारा जोड़ा गया है? कोलिन कार्क द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, जो 5वीं अवस्था है उसको किसने जोड़ा है? कोलिन कार्क ने जोड़ा है। और जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत को थॉमसन और नोनस्टीन ने दिया था, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि भारत की जनसंख्या वृद्धि से कम है? बताइए। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा?
यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है महाराष्ट्र। क्या बोला गया है? यहां पर बोला गया है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है किस स्टेट की भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से कम है, तो यहां पर महाराष्ट्र आपका सही उत्तर है। अगर हम भारत की जनसंख्या वृद्धि दर देखेंगे तो वो 17.66% है। कितनी है? 17.66%। बिहार की देखेंगे तो 25.42% है, जो कि भारत से ज्यादा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की देखेंगे 20.23% है, जो कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर से ज्यादा है। महाराष्ट्र की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 15.99% है, जो कि 17.66% से कम है, और यही आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा था अभी पेपर में। यूरोप महाद्वीप के निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। कौन सी कंट्री आपकी लैंडलॉक्ड है बोला गया है, बताइए। स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, एंडोरा या फिर स्पेन? यहां पर सही उत्तर क्या होगा आपका? ध्यान दीजिएगा क्लास, यहां पर स्पेन लैंडलॉक्ड नहीं है, अंडोरा है। ठीक है, तो 4 तो नहीं होगा, 3 है इन दोनों में से। और यहां पर आपका एक और कौन सी लैंडलॉक्ड है? वो है स्लोवाकिया, स्लोवेनिया नहीं। ठीक है, तो 1 और 3 आपका सही उत्तर होगा। ऐसे प्रश्नों में थोड़ा समय लगता है, तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं आप। अगर आपको पॉज करना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए क्लास, और थोड़ा समय लीजिए अपना सोचने। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर आप देखेंगे तो आपको स्लोवाकिया इधर दिखेगा 6वें नंबर पर, जो कि आपका लैंडलॉक्ड है। यहां पे मैंने आपको बताया ना, स्लोवाकिया लैंडलॉक्ड है और अंडोरा लैंडलॉक्ड है। तो स्लोवाकिया देखिए उधर है 6वें नंबर पे, ये वाला स्लोवाकिया लैंडलॉक्ड है। ठीक है, इसी तरीके से एंडोरा की हम बात करेंगे तो यहाँ पर स्पेन और फ्रांस के बीच में एक छोटा सा यहाँ पर आपको एंडोरा दिखेगा। ठीक है, इधर स्पेन है, इधर फ्रांस है, इधर आपको एंडोरा दिखेगा। क्लियर है? यहां पर देख लीजिए स्लोवेनिया नहीं है, क्योंकि इधर देखिए ये आपको वाटर बॉडी दिख रही है। तो स्लोवाकिया लैंडलॉक्ड है, स्लोवेनिया नहीं है, क्योंकि एक तरफ मैंने आपको दिखाया वाटर बॉडी दिख रही है, एड्रियाटिक सी है। ठीक है, एंडोरा लैंडलॉक्ड है, एक तरफ फ्रांस है, एक तरफ स्पेन है, कहीं पर भी वाटर बॉडी नहीं है। स्पेन जो है वो लैंडलॉक्ड नहीं है, क्योंकि वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है मेडिटेरेनियन सी से और अटलांटिक ओशियन से। यहां पर देख लीजिए, जब हम स्पेन की बात कर रहे हैं तो स्पेन के इधर अटलांटिक ओशियन आपको दिख रहा है, और इधर आपको मेडिटेरेनियन सी दिख रही है, तो ये लैंडलॉक नहीं है। निम्नलिखित द्वीपों को क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। न्यू गिनी द्वीप, बोर्निया, क्यूबा, विक्टोरिया द्वीप, बताइए। तो यहां पर जब आप इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले न्यू गिनी हो जाएगा, फिर बोर्निया हो जाएगा, फिर विक्टोरिया होगा, फिर क्यूबा होगा। तो 1 2 4 3 बी आपका सही उत्तर है। 1 2 4 3। ये देखिए पपुआ न्यू गिनी इधर दिख रहा है, इधर इंडोनेशिया है, इधर पपुआ न्यू गिनी है। क्लियर है? मैंने आपको इंडोनेशिया के आइलैंड को याद करने का ट्रिक बताया था, सुपर जेबीएल। सुपर जेबीएल। तो एस से क्या था? सुमात्रा था, जे से क्या था? जावा था, बी से क्या था? बाली था, और एल से क्या था? लुम्बोक था। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इधर बी से बोर्निया भी याद रखिएगा, बाली बोर्निया। ठीक है, जेबीएल। मलेशिया और इंडोनेशिया के ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये आपको ब्रुनेई दिखेगी, साउथ चाइना सी के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रही है। मकर रेखा पर स्थित अफ्रीका के देशों के पूर्व से पश्चिम क्रम में व्यवस्थित करिए। इसको अरेंज करना है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मोजाम्बिक है, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नाम्बिया।
तो अगर आप ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करेंगे तो मोजाम्बिक चैनल ही आपको सबसे पहले मिल जाएगा, तो ये होगा या तो ये होगा। मोजाम्बिक के बाद दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नाम्बिया, डी आपका सही उत्तर है। वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा आंख बंद करके सोचिए, मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए ये मोजाम्बिक है, ठीक है। इधर रुकिए, इधर वाले मैप में देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये क्या आपको दिख रहा है, ये तो मेडागास्कर है, इधर मोजाम्बिक है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है। फिर आपको इधर बोत्सवाना दिख रहा है, नाम्बिया दिख रहा है, दिखा। मेडागास्कर, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, नाम्बिया, बोत्सवाना, ये सही उत्तर होगा। भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों का विकास निम्नलिखित में से किस युग में हुआ है, बताइए। तो प्री कैम्ब्रियन युग में, कैलिडोनियन एरा में, हर्सिनेनियन एरा में, या फिर एल्पाइन एरा में। तो ABCD में से आपका सही उत्तर यहां पर क्या है, यहां पर आपका सही उत्तर है C। देखिए हर्सिनियन युग की बात करेंगे तो इसमें विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों का उत्पत्ति हुई है, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन युग की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अरावली की उत्पत्ति हुई है। कैलिडोनियन युग की बात करेंगे तो पूर्वी घाट की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। एल्पाइन युग की बात करेंगे तो इस समय हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति हुई है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए प्री कैम्ब्रियन एरा की बात कर रहे हैं तो इसमें अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। कैलिडोनियन युग की बात कर रहे हैं तो पूर्वी घाट की उत्पत्ति कैलिडोनियन युग में हुई है, ठीक है। फिर हर्सिनियन युग की जब हम बात करेंगे तो जो कि अभी पूछा गया था, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों का निर्माण इस युग में हुआ है। और एल्पाइन युग की जब हम बात करेंगे तो इसमें हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ये अरावली हो गया, ये विंध्यास, ये सतपुड़ा, इधर नर्मदा आपकी फ्लो करती है बीच में ना, ये ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ये छोटा नागपुर प्लेटो वाला रीजन हो गया। सॉरी। नाथुला व झेलेपला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? नाथू जी कहां पर है बताओ? सिक्किम में। तो लघु, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, शिवालिक। तो यहां पर याद रखिएगा जब हम बात कर रहे हैं नाथू जी की, तो ये दोनों किस में है, कहाँ है? सिक्किम में है और ग्रेट हिमालय का पार्ट है, बी। सिक्किम में नाथुवा जिलेपला दर्रा आपका मौजूद है। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन से झील ताजे पानी की नहीं है, बताइए। रेणुका, कोलेरू, डेबर या फिर लोकटक। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? जो डेबर झील है वो फ्रेश वाटर झील नहीं है, वो नमकीन पानी, यहां पर आपको सलाइन वाटर मिलेगा। सी आपका सही उत्तर है। डेबर झील की जब हम बात करते हैं तो ये कहां पर है? राजस्थान में स्थित है, ठीक है। और ये एरिया नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो यहां पर तो आपको सलाइन वाटर मिलेगा, ठीक है। रेणुका झील की बात करेंगे, ये ताजे पानी की झील है, कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। कोलेरू की बात करेंगे तो ये आपका कृष्णा गोदावरी तट पर आपको मिलता है। लोकटक झील आप सभी को पता है मणिपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, बताइए। तिस्ता पानी परियोजना जो है वो आपका सिक्किम में है, जवाई परियोजना हिमाचल प्रदेश में, भीमा परियोजना गुजरात में दिया गया है और ऊपरी भद्रा परियोजना कर्नाटक में दिया गया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोला गया है, ध्यान से देखिएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहां पर आपका भीमा परियोजना जो है वो गुजरात में नहीं महाराष्ट्र में है,
ठीक है, सी आपका उत्तर हो जाएगा। भीमा परियोजना गुजरात में नहीं, महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। अनुच्छेद दिया गया है, संबंधित राज्य दिए गए हैं, तो CGIJ दिया गया है, तो बताइए जे जो है 371J जो है वो कर्नाटक से रिलेटेड है, एकदम सही है। आई जो है गोवा से रिलेटेड है, एकदम सही है। ठीक है, जी जो है वो मिजोरम से रिलेटेड है, एकदम सही है। लेकिन सी जो है वो सिक्किम से रिलेटेड है, नहीं, गलत है। नमास, तो सी आपका सिक्किम से रिलेटेड नहीं है। यहां पर आप देखेंगे नमाज में एम जो है सी, ये मणिपुर से रिलेटेड है। मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, अब आप दूसरे तरीके से याद करिएगा, जैसे भी आपको याद होता है। मुझे ऐसे याद है, नमाज, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सही से लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहां ध्यान दीजिएगा क्लास, NAMAS MUGK, तो नमाज मग करके मुझे याद था, ये नमाज मग, नमाज मग, नमाज मग करके। ठीक है, तो इससे ये फायदा था कि 371 ABCDEFGH में किसकी बात की गई है वो याद था। जैसे ए की बात हम करेंगे तो इसमें एन है, मतलब नागालैंड है। बी की जब हम बात करेंगे तो इसमें ए है, मतलब असम है। ठीक है, यहाँ पर सी की जब हम बात करेंगे तो ये क्या है, मणिपुर है, एम हो गया। ठीक है, लेकिन डी और ई जो है वो ए के लिए है, जो कि आंध्र प्रदेश है। यहाँ पहला वाला ए हमको याद रखना असम है, जो दूसरा ए आ रहा है जो कि डी और ई के लिए है वो आंध्र प्रदेश के लिए है। तो नमाज, फिर एस, एफ की बात हम करेंगे तो ये क्या हो गया, सिक्किम के लिए है। ठीक है, फिर मग, MUG मग, तो यहाँ पर जी जो है वो मिजोरम के लिए है। एच जो है वो किसके लिए है, अरुणाचल प्रदेश के लिए है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, कंफ्यूज ना हो बार बार ए से। जिससे आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहां पर एक ए आ रहा है जो असम के लिए है। ठीक है, और यहां पर एक ए आ रहा है जो कि आंध्र प्रदेश के लिए है। तो यहां वाला जो ए है उसको मैंने यू कर दिया, क्यों, क्योंकि अरुणाचल में अरुणा आता है ना, ये अरुणाचल प्रदेश वाला ए हो गया, तो यू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर जी से आपका गोवा हो गया, के से कर्नाटक हो गया। तो नमाज मग करके इस तरीके से थोड़ा सा याद करने का प्रयास किया था। यहां से भी आपके परीक्षा में प्रश्न बनता है तो याद कर लीजिएगा। बस याद करने वाली बात यह है कि अगर आपको NAMAS नमाज मग, MUGK मग याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 371 का ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ वाले ए पे आपको याद रखना है, जब हम आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं तो इसके लिए दो अनुच्छेद है, डी और ई, ये याद रखिएगा। ठीक है, डी और ई, नहीं तो अगर यहाँ गड़बड़ी की ना तो फिर आपका ये पूरा लाइन टूट जाएगा। फिर एफ वाला जो है वो सिक्किम के लिए है। ठीक है, फिर GHIJ, कभी नहीं भूलेगा फिर आपको, और परीक्षा में यहां से प्रश्न बनता है। आगे देखिए, अंतरिम मंत्रिमंडल के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। बलदेव सिंह, जोगेंद्र नाथ मंडल, श्री राजा गोपालचारी। श्री राजा गोपालचारी अंतरिम सरकार की बात की गई है, एजुकेशन से रिलेटेड थे। बलदेव सिंह जो थे वो डिफेंस से रिलेटेड थे, लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं थे। तो यहाँ पर क्या बोला गया, कौन सा सही सुमेलित है ना, तो केवल आपका 1 और 3 सही सुमेलित है। कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आसफ अली थे। ठीक है, क्लियर। राष्ट्रपति पे महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन आपको चयन करना है। राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट की बात हम आर्टिकल 61 में करते हैं, बिल्कुल सही है।
इम्पीचमेंट मोशन कैन बी मूव्ड ओनली इन लोकसभा। बताइए, क्या इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का खाली लोकसभा में मूव कर सकता है? नहीं, ये लोकसभा राज्यसभा दोनों में मूव कर सकता है। गलत है। द प्रपोजल शुड बी कम्युनिकेटेड टू द प्रेसिडेंट 21 डेज इन एडवांस। ये भी गलत है। कितने दिन का एडवांस होना चाहिए? 14 दिन का। तो यहां पर आपका क्या बोला गया है? सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो ओनली वन इज द करेक्ट। क्लियर है क्लास? और बाकी दो आपके गलत हैं। इसको देख लेते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसा प्रोविजन कहीं पर भी नहीं दिया है। अगर कोई राष्ट्रपति आपका संसद या विधानसभा का सदस्य है और वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सूचना देना कितने दिन पहले सूचना देना आवश्यक है? अभी हमने देखा 14 दिन पहले। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर। अगर कोई स्थान रिक्त है, वेकेंट है, तो 6 मंथ के अंदर वो आपका भर जाना चाहिए। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं संघ राज्य के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लिखना चाहिए मुख्य, उसकी नहीं। तो ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है किस अनुच्छेद? 53। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति के पास होती है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन है? भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जा सकती है किसके आदेश पर? बताइए, राष्ट्रपति के आदेश पर। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपना अनुमति रोक सके। तो आर्टिकल 111 में एसेंट की बात की गई है ना राष्ट्रपति के, तो याद रखिएगा। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? कि ये अनुसूचित क्षेत्र है, राष्ट्रपति के पास है। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, 1 लाइनर प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही कथन क्या है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, एडवाइस ले सकता है, लेकिन स्वीकार करना चाहिए ऐसा बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। स्वीकार करना ना करना ये उन पर है। भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है जब बाहरी आक्रमण हो या फिर सशस्त्र विद्रोह हो। ठीक है, फिर अगला देखिए, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु किस अनुच्छेद के तहत उपबंध कर सकता है? तो 160 के तहत। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं होता है वो वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। मनी बिल जो है उसको राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, ये आपको पता है ना। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा डाइसैक्राइड कार्बोहाइड्रेट है? तो बताइए, डाइसैक्राइड कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? बताइए। तो यहां पर डाइसैक्राइड कार्बोहाइड्रेट माल्टोज है। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थोड़ा सा गला खराब, तबीयत खराब होने के कारण क्लास में थोड़ा सा एनर्जी आज मुझे खुद पढ़ाने में आप लोगों को कम लग रही थी, लेकिन क्लास आप लोगों की मतलब कंटिन्यू रहे इस वजह से मैंने क्लास ली, नहीं तो ब्रेक हो जाता है। तो अगर कोई भी दिक्कत हुई हो क्लास में तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आने वाले सेशन में हम लोग क्लासेस को और कंटिन्यू करेंगे। ये 1 लाइनर क्वेश्चन को मैंने बीच में इसलिए इंक्लूड कर दिया ताकि आप लोग जल्दी जल्दी से थोड़ी चीज़ें रिवाइज कर लें। ठीक है, तो ये इंक्लूड करना सही है कि नहीं सही है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।
क्योंकि जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे मुझे चीज़ें नहीं समझ में आएगी, ठीक है। मैंने सोचा कि थोड़ा सा वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे तो क्विक रिवीजन, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन तो मैं करती हूँ, लेकिन एक बार आप लोग जल्दी जल्दी एक एक चीज़ों को गो थ्रू कर पाएंगे। तो आप लोग मुझे बस इतना सजेस्ट करिएगा कि इस तरीके के वन लाइनर क्वेश्चंस को इंक्लूड करूं बीच में कि रहने दो, ये आप मुझे बता दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद क्लास, थैंक यू सो मच।